तो अपन जनरल पैथोलॉजी के हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स डिस्कस कर रहे थे। कौन कौन से हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स अपन ने डिस्कस कर लिए? तो सबसे पहले अपन ने एम्बोलिज्म डिस्कस किया था, है ना। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था इन्फेक्शन के बारे में। उसके बाद अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया था? अपन ने डिस्कस किया था थ्रोम्बोसिस के बारे में। आज अपन एक और बहुत इंपॉर्टेंट हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर शॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? शॉक के बारे में। इसके साथ अपने जितने भी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ छोटे छोटे बचेंगे जैसे एडिमा, हीमरेज, हाइपरीमिया, कंजेशन, ये 4 छोटे छोटे बचेंगे। बट इनको अपन कभी भी डिस्कस कर सकते हैं और एक वीडियो में भी निपटा सकते हैं। बट अगर अपन बात करें, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट आपकी पूरी पैथोलॉजी को लेकर अगर बात करें तो इन 4 का तो बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें अपन आज शॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली शॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर अपन बात करें तो शॉक अपने आप में एक बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशन है। कैसे सीरियस मेडिकल कंडीशन है? अगर अपन बात करें कि कोई सीवियर हिमोरेज हो जाता है या एक्सटेंसिव ट्रोमा, बर्न्स, लार्ज मायोकार्डियल इन्फेक्शन या मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन सब से बेसिकली डेथ होती है। बट इन सब से डेथ के बीच एक फाइनल कॉमन पाथवे, ये सब बेसिकली जाके एक फाइनल कॉमन पाथवे पे हमारी बॉडी को एक ऐसी स्थिति में ले आते हैं। इन सब से बेसिकली हमारी बॉडी एक ऐसी स्थिति में आ जाती है जिसके बाद हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, हमारी डेथ हो जाती है। तो बस बेसिकली ये जो फाइनल कॉमन पाथवे है ना, यही शॉक है। जब हमारी बॉडी इस कंडीशन में है और हम अपनी इस कंडीशन को रिवर्ट बैक कर लेते हैं, तब तक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पेशेंट बच जाएगा। बट अगर इस फाइनल कॉमन पाथवे को अपन रिवर्ट बैक नहीं कर पाते हैं या लेट हो जाते हैं तो उस पेशेंट की इवेंचुअली डेथ हो जाएगी। बेसिकली होता क्या है शॉक? तो अगर अपन बहुत आम भाषा में बोले, बहुत ही आम भाषा में, तो जब भी हमारी बॉडी में कार्डिक आउटपुट या इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम होएगा, या तो कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है या इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ये बेसिकली इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम से अपन क्या समझते हैं? तो बेसिकली इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम वह वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो आर्टरीज में प्रेजेंट होती है, जो इफेक्टिवली टिश्यू को परफ्यूज करती है। ठीक है, बेसिकली अगर आप एक बात समझो कि कभी कभी क्या हमारी बॉडी में हो जाता है पेरिफेरल वीनस पूलिंग, है ना, पेरिफेरल वीनस पूलिंग, ब्लड पूल हो जाता है पेरिफेरल वेन्स में। तो बेसिकली अब वो हमारी सर्कुलेशन में तो है ब्लड, बट क्या वो आर्टरीज तक पहुंच रहा है? क्या वो टिश्यूज को कोई फायदा पहुंचा रहा है? क्या वो टिश्यू को परफ्यूज कर रहा है? नहीं, वो टिश्यू को परफ्यूज नहीं कर रहा है ना। तो वो ब्लड हमारा इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम में नहीं आएगा। तो जब भी इनकी कमी होती है या कार्डिक आउटपुट कम होता है या इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो बेसिकली क्या होएगा? हमारा बॉडी का सिस्टमिक हाइपोटेंशन, हमारी बॉडी में सिस्टमिक हाइपोटेंशन होगा, जिसके कारण जो टिश्यू का परफ्यूजन है वह कम हो जाएगा। बेसिकली हाइपोपरफ्यूजन होने लग जाएगा और यही कंडीशन होती है शॉक। अगर अपन शॉक की डेफिनेशन की बात करें तो एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन लीडिंग टू सेलुलर डिस्फंक्शन एंड ऑर्गन फेलियर। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था, शायद मैं लिखना भूल गया। अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन ड्यू टू डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। तो बेसिकली क्या हो रहा है? टिश्यू का हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है। क्यों हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है? क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो, या फिर क्या कम है? इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम है, जिसके कारण बेसिकली क्या हो रहा है? इनके कारण बेसिकली हो रहा क्या है? सिस्टमिक हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम ही आ रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? इनके कारण ब्लड के पास, जब टिश्यू के पास परफ्यूजन नहीं पहुंचेगा तो टिश्यू सेलुलर डिस्फंक्शन और ऑर्गन फेलियर। पहले तो सेलुलर डिस्फंक्शन होएगा टिश्यू का, टिश्यू के सेल्स का। हाइपोक्सिया के कारण बेसिकली आप समझ लीजिए ना, अगर उस तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है, परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उसके पास क्या होगा? उसका हाइपोक्सिया होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो हाइपोक्सिया होएगा, और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा तो इन्फेक्शन होएगा।
है ना, उसके कारण क्या होगा, बेसिकली ऑर्गन का फेलियर होता है। तो यही बेसिकली शॉक की डेफिनेशन थी। अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ शॉक की बात करें तो क्या हो रहा है, एक वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ सर्कुलेटिंग सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का फेलियर है। कैसे हो रहा है, या तो डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट या डिक्रीज इन इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, जिसके कारण क्या हो रहा है, सिस्टमिक हाइपोटेंशन हो रहा है। अब सिस्टमिक हाइपोटेंशन के कारण क्या हो रहा है, हाइपो परफ्यूजन हो रहा है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, जो अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, बेसिकली हाइपो परफ्यूजन अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। जितना हो सकता है बॉडी में, अगर अपन बात करें, मान लीजिए हाइपो परफ्यूजन भी हो रहा है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी कैसे रेस्पॉन्स करते हैं हाइपो परफ्यूजन को लेके। मान लीजिए हाइपो परफ्यूजन हो रहा है ना, तो बॉडी ऐसा चाहेगी कि जो भी अपने एसेंशियल वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक तो परफ्यूजन नॉर्मल मेंटेन रहे, नॉर्मली उन तक तो मेंटेन रहे, जैसे हार्ट, लंग, ब्रेन, इन तक तो नॉर्मली, मतलब ये हमारे बहुत वाइटल ऑर्गन्स में आ गए ना, तो इन तक तो अगर हाइपो परफ्यूजन भी हो रहा है तो कुछ भी करो, अपनी पूरी बॉडी का ब्लड इनके पास डाइवर्ट कर दो ताकि एटलीस्ट इनके पास प्रॉपर ब्लड पहुंचता रहे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जिसके कारण टिश्यू परफ्यूजन के कारण क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया, जिसके कारण शुरुआत में तो हो रही है रिवर्सिबल सेल इंजरी, जो धीमे धीमे कन्वर्ट हो जाती है इरिवर्सिबल सेल और टिश्यू इंजरी में, जिसके कारण क्या होता है, ऑर्गन फेलियर और अल्टीमेटली डेथ। अगर अपन बात करें तो अपन ने यहाँ पे दो चीज़ें जोड़ी है, रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी और इरिवर्सिबल सेलुलर या टिश्यू इंजरी। अगर अपन इसकी बात करें तो इससे भी अपन को समझ आता है कि जब तक शॉक इस कंडीशन में है ना, जहाँ तक रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी हो रही है वहाँ तक तो फिर भी अपने हाथ में है बात, अपन पेशेंट को बचा सकते हैं, है ना। जहाँ तक रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी है तब तक अपन पेशेंट को बचा सकते हैं, बट जब से इरिवर्सिबल टिश्यू इंजरी शुरू हो जाएगी अपन के लिए बात प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इसी बात पर अगर अपन देखें तो जो शॉक होते हैं ना उनको भी कुछ स्टेजेस में डिस्क्राइब किया हुआ है, रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी तक, इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी तक, इनके बारे में भी अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो बेसिकली अभी तक अपन ने क्या समझा कि शॉक बेसिकली होता क्या है और शॉक में क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें शॉक के क्लासिफिकेशन की, तो देखो अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो शॉक से दो तीन ही क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो बनेगा बड़ा शॉक का, पूरा ही बड़ा, ठीक है। जो अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है अगर 20 नंबर में, तो शॉक की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसका क्लासिफिकेशन और उसके बाद सेप्टिक शॉक जो होता है उसकी पैथोजेनेसिस, ये सब कुछ समझाना है। और अगर बड़ा नहीं बनता है तो या तो सेप्टिक शॉक पे बनेगा, जो मैं अगली वीडियो पूरी उसी पे बनाऊंगा, और या फिर बनेगा इस क्लासिफिकेशन पे कि शॉक का क्या क्लासिफिकेशन होता है, और क्लासिफिकेशन से आगे जो भी आएगा, ठीक है। तो बेसिकली दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करें तो ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब उसके शॉक के कॉज के बेसिस पे शॉक 5 तरह का होता है। अगर कॉमन बात पे देखें तो कॉमनली तो शॉक 3 ही तरह का होता है, बट 2 स्पेशल केसेस अलग होते हैं। तो अगर अपन पहले कॉमन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत कॉमन है हाइपोवॉलेमिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक नाम से ही पता पड़ रहा है क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। बेसिकली हमारी बॉडी का कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गई है ना। बेसिकली वॉल्यूम कम हो रही है, अगर वॉल्यूम कम होगी तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, है ना। तो अब वॉल्यूम किस चीज़ की कम हो रही है, तो या तो वॉल्यूम ब्लड की कम हो सकती है, जैसे हीमरेज के केसेस में। हीमरेज में क्या हो रहा है, ब्लड ही नहीं है, जितना भी ब्लड था हीमरेज में वो लॉस हो रहा है, ठीक है। या प्लाज्मा की कमी हो सकती है, जैसे सीवियर बर्न्स के केसेस में प्लाज्मा की कमी हो जाती है, या फिर फ्लूइड की कमी हो सकती है। अब बेसिकली आप एक बात समझो, वॉमिटिंग में आपका खून थोड़ी बाहर आ रहा है, वॉमिटिंग में तो बॉडी फ्लूइड ही बाहर आ रहा है। तो जब बॉडी फ्लूइड की कमी होती है तो भी वो हाइपोवॉलेमिक शॉक करवा सकता है, ठीक है। जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, सीवियर गैस्ट्रोएंटराइटिस, एग्जाम्पल कोलेरा में जो देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये सब बॉडी को हाइपोवॉलेमिक शॉक की कंडीशन में ले जा सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू मैसिव हेमरेज, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो दूसरा तरह का शॉक होता है कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। इसमें भी बेसिकली कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है,
है ना। बेसिकली हर जगह कम क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट ही कम हो रहा है। बट इसमें कार्डियक आउटपुट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हार्ट में कोई ना कोई किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आई है, कार्डियोजेनिक, है ना। मतलब इस शॉक का जीनेसिस क्यों हो रहा है, हार्ट की किसी प्रॉब्लम के कारण। जैसे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मायोकार्डियल डैमेज। अगर मायोकार्डियली डैमेज हो रहा है तो इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। इफेक्टिवली कार्डियक आउटपुट को, वो कार्डियक आउटपुट ही इफेक्टिव नहीं शोक, मतलब वो भी आउटपुट ही नहीं कर पाएगा बेसिकली। तो किन किन कंडीशन में देखने को मिलता है, तो एमआई, अरिथमियाज, इनमें क्या होता है, तो बेसिकली मायोकार्डियल डैमेज, इसके कारण इफेक्टिव कार्डियक आउटपुट नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है, हार्ट के ऊपर बेसिकली फ्लूइड जमा हो रहा है ना। तो जो हार्ट के ऊपर फ्लूइड जमा हो रहा है वो हार्ट के ऊपर एक एक्सट्रिंसिक प्रेशर लगा रहा है। ये फ्लूइड बेसिकली हार्ट के ऊपर एक एक्सट्रिंसिक प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। इस प्रेशर के कारण कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। या क्या हो सकता है, जो हार्ट से ब्लड आउटफ्लो हो रहा है इसमें किसी न किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। जैसे बहुत कॉमन कोज है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, है ना। बेसिकली हार्ट से जो ब्लड बाहर जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है। अगर राइट साइड से अपन बात करें तो अब अगर राइट साइड से हार्ट से ब्लड बाहर ही नहीं जा पाएगा, है ना, अगर राइट साइड से हार्ट से ब्लड बाहर ही नहीं जा पाएगा तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन ही नहीं रह सकता। तो ये किन कंडीशंस में देखने को मिलता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और इनमें कार्डियोजेनिक में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है एमआई, ठीक है। हाइपोवॉलेमिक का क्या था, मैसिव हेमरेज। कार्डियोजेनिक का सबसे कॉमन कॉज है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसके बाद है सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में भी बेसिकली सिस्टमिक हाइपोटेंशन हो रहा है, ठीक है। बट इसका कॉज है किसी न किसी तरह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है। बॉडी में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन। अपन इन्फ्लेमेशन में डिस्कस कर चुके हैं, वैसोडाइलेशन हो जाता है ना। अपन इन्फ्लेमेशन पे पूरी वीडियोस बना चुके हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। बेसिकली हो क्या रहा है, फ्लूइड एक्सुडेट हो रहा है ना। उसके कारण सेप्टिक शॉक क्रिएट होता है, जिसके ऊपर अपन एक पूरी वीडियो बनाएंगे, उसकी पैथोजेनेसिस पे पूरी वीडियो बनाएंगी। और अपने आप में शॉक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सेप्टिक शॉक ही, पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सेप्टिक शॉक ही है। क्योंकि ये जो बाकी अभी जब मैं शॉक बता रहा हूँ ये तो अपन फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तो मैं सिर्फ ओवरव्यू ले रहा हूँ, है ना। पैथोलॉजी में सेप्टिक शॉक ही अच्छे से डिस्कस होना है, जो अपन अगली वीडियो में अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये तो थे 3 कॉमन कॉज। 2 स्पेशल केसेस भी होते हैं, जैसे न्यूरोजेनिक शॉक। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली वस्कुलर टोन, जो वेसल्स की टोन होती है वो लॉस हो जाती है, जिसके कारण पेरिफेरल पूलिंग होना लग जाता है। पेरिफेरल पूलिंग हो रहा है मतलब क्या कम हो रहा है, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, है ना। ये किन कंडीशंस में देखने को मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी फिजियोलॉजी में पढ़ी थी ना, न्यूरोजेनिक शॉक करवाती है। और क्या होता है, एनेस्थेटिक एक्सीडेंट्स, ठीक है। एनेस्थीसिया देते हुए कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनके कारण भी न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है। और एक और शॉक होता है एनाफाइलेटिक शॉक। इसमें भी बहुत ज़्यादा वैसोडाइलेशन हो जाता है और बहुत ज़्यादा वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और किस कारण होता है, तो आईजी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस के कारण ये देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें कॉजेज़ ऑफ शॉक की, तो कॉजेज़ में क्या क्या हो सकते हैं शॉक के कॉजेज़, अगर अपन वापस खुद दिमाग लगाएं तो बेसिकली कार्डियक आउटपुट की कमी हो रही है ना। किस कारण से हो सकती है, या तो कॉज हो सकता है हाइपोवॉल्यूमिक, जिसमें क्या क्या हो सकता है, बेसिकली या तो ब्लड की वॉल्यूम कमी। किस में ब्लड की वॉल्यूम की कमी हो रही है, हीमरेज। या प्लाज्मा की कमी, वो किस में देखने को मिलती है, बर्न्स। या फिर किस चीज़ की कमी हो रही है, या कमी हो रही है आपके बॉडी फ्लूइड की। अगर बॉडी फ्लूइड की कमी की बात करें तो डायरिया, वॉमिटिंग। इनमें कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक मतलब हार्ट से रिलेटेड एमआई, अरिथमियाज, है ना। या हार्ट से जो ब्लड बाहर जा रहा है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जैसा किस में देखने को मिलता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। या बेसिकली सेप्सिस के कारण, इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण जो शॉक हो रहा है वो सेप्टिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक एनेस्थेटिक रिएक्शंस के एनेस्थेटिक एक्सीडेंट्स के कारण जो हो रहा है। एनाफाइलेटिक शॉक एलर्जिक रिएक्शंस के कारण जो हो रहा है। तो ये तो बेसिकली कॉजेज ऑफ शॉक थे। इसके बाद अगर अपन बात करें तो स्टेजेस ऑफ शॉक, मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई अपन को स्टेजेस ऑफ शॉक के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो रिवर्सिबल है तब तक तो वो अपने हाथ में है। इरिवर्सिबल होने के बाद कंडीशंस बहुत क्रिटिकल हो जाती है। अगर अपन शॉक की बात करें तो एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, अगर ट्रीट नहीं करेंगे इसको तो इट विल इवेंचुअली लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इवेंचुअली लीड्स टू द डेथ ऑफ द पेशेंट अपन जानते हैं।
एक और इम्पोर्टेंट बात, अभी कुछ अपन स्टेजेस की बात कर रहे हैं, ये सब अपन ने खुद ने बनाई है। ऐसा नहीं होता कि शॉक आपको बोलेगा अब मैं फर्स्ट स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहा हूँ, ठीक है, अपन ने खुद ने बनाई है, तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड हैं। अगर अपन बात करते हैं स्टेजेस की, तो यूजुअली जितने भी शॉक होते हैं ना, वो 3 स्टेजेस से पार होते हैं, डेथ से पहले वो 3 स्टेजेस से पार होते हैं। बट कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती है, जैसे एओर्टिक एन्यूरिज्म है ना, इस एओर्टिक एन्यूरिज्म से मैसिव हिमरेज हो गया, एओर्टिक एन्यूरिज्म, इससे जब मैसिव हिमरेज हो जाता है तो वो 3 स्टेजेस तक वेट ही नहीं करता, समझ रहे हो आप। तो यूजुअली जो शॉक होते हैं ना, स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें तो हाइपोवॉलेमिक और कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। क्योंकि हाइपोवॉलेमिक और कार्डियोजेनिक की अपन स्पेसिफिक बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनसे जो डेथ क्यों हो रही है उसका कॉज अभी तक अपन को पता है। जो आपके सेप्टिक शॉक होता है उससे अभी तक क्यों डेथ हो जाती है उसके बारे में अपन को पता नहीं है, बट हाइपोवॉलेमिक और कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में अपन को काफ़ी कुछ रिसर्च हो चुकी है। अगर अपन इनकी बात करें तो सबसे पहला फेज़ होता है नॉन प्रोग्रेसिव फेज़। नॉन प्रोग्रेसिव फेज़ मतलब वो फेज़ जो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी शॉक इसी फेज़ में कम्प्लीटली सही हो जाता है तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं करता है। मतलब अगर अपन बहुत आम भाषा में बोले नॉन प्रोग्रेसिव मतलब कंपनसेटेड, जिसको बॉडी ने कंपनसेट कर दिया, या रिवर्सिबल जो बॉडी ने रिवर्स कर दिया, मतलब कंडीशन एक्सट्रीम होने से पहले उसने बॉडी ने ठीक कर दिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी का जो होम्योस्टेटिक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है, बेसिकली सबसे पहले शॉक, जब भी शॉक शुरू होता है सबसे पहला इनिशियल फेज़ यही होता है, नॉन प्रोग्रेसिव फेज़, ठीक है। क्या होता है जब भी कोई शॉक की कंडीशन होती है ना, तो बेसिकली जो बॉडी का होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होता है, और वो सबसे पहले क्या काम करता है, वो सबसे पहले करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। वो ब्लड सप्लाई का कर देता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि जो ब्लड सप्लाई वो वाइटल ऑर्गन्स के पास रहे, जो ब्लड सप्लाई वाइटल ऑर्गन के पास रहे वो एकदम नॉर्मल रहे, ताकि बॉडी को टाइम मिल सके कि वो सब कुछ ठीक कर सके। अगर वाइटल ऑर्गन्स काम करने बंद हो गए, मतलब आप बेसिकली ये हो रहा है कि आपके शॉक की कंडीशन हुई तो आप सारा ब्लड अगर हाथों में दे रहे हो और दिमाग को ब्लड ही नहीं दे रहे हो, तो जब तक दिमाग के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा वो कैसे सब कुछ ठीक कर पाएगा, है ना। तो बेसिकली ये क्या करता है, सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड की अगर अपन बात करें तो कुछ न्यूरो ह्यूमरल मैकेनिज्म्स, हमारी बॉडी के कुछ न्यूरो ह्यूमरल मैकेनिज्म वो क्या करते हैं, जैसे कौन कौन से मैकेनिज्म्स, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स या कैटाकोलामाइन रिलीज, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज, रास एक्टिवेशन, है ना। तो ये सब क्या करते हैं, जनरल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, मतलब पूरी जनरलाइज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है। बेसिकली इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, जनरलाइज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या हो जाता है, वाइड स्प्रेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्या हो जाता है, वाइड स्प्रेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और अपन जानते हैं कि 2 ऐसी वेसल्स होती है जो जनरल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को लेके थोड़ी कम इफेक्टिव है, मतलब वो वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता। कौन कौन सी है, सेरेब्रल वेसल और कार्डियक वेसल, है ना। तो बेसिकली सेरेब्रल और कार्डियक वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता ताकि इनके पास ब्लड इफेक्टिवली पहुंचता रहे, ये वाइटल ऑर्गन से इनके पास ब्लड इफेक्टिवली पहुंचता रहे। और क्या होता है, बेसिकली एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज, रास एक्टिवेशन, ये सब क्या करते हैं, बेसिकली फ्लूइड कंजर्वेशन बाय किडनी, है ना, फ्लूइड कंजर्वेशन करवाते हैं किडनी से, कैटाकोलामाइन रिलीज, वापस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, बेसिकली सब कुछ अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रख रहे हैं। टैकीकार्डिया होता है, फ्लूइड कंजर्वेशन रहता है किडनी से, ताकि जो भी हाइपोवॉलेमिक मतलब जो भी कंडीशन है, बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, हाइपोटेंशन की जो भी कंडीशन हो रही है उससे ठीक कर सकें। तो ये तो था सबसे पहला इनिशियल फेज़ जिसमें सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर मतलब शॉक इनिशियल फेज़ से प्रोग्रेस कर जाता है, मतलब जो कॉज है उसको करेक्ट नहीं कर पाई बॉडी, और वो नॉन प्रोग्रेसिव फेज़ से प्रोग्रेसिव फेज़ में चला गया, है ना। अगर वो शॉक जो कॉज है, मतलब नॉन प्रोग्रेसिव फेज़ बेसिकली क्या कर रहा था, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर रख रहा था ताकि वाइटल ऑर्गन्स एकदम सही रहें और वो जो कॉज है उसको सही कर सकें। बट अगर वो कॉज सही नहीं कर पाता है तो वो शॉक नॉन प्रोग्रेसिव से प्रोग्रेसिव फेज़ में चला गया। अब क्या होता है, अब वाइड स्प्रेड टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन शुरू हो गया। क्या हो रहा है, अब वाइड स्प्रेड टिश्यू मतलब लगभग टिश्यू में हाइपोपरफ्यूजन शुरू हो गया, मतलब इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई शुरू हो गई है, ठीक है, जिनके कारण लगभग अब टिश्यूज़ का हाइपोक्सिया की कंडीशन में जा रहे हैं। अब बेसिकली जैसे ही टिश्यू हाइपोक्सिया की कंडीशन में जा रहे हैं, सेल में क्या होता है, सबसे पहले सेल यूजुअली अपने एरोबिक पाथवे लेता है ना,
सेल अपना एरोबिक पाथवे यूज़ लेता है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही। तो अपन जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस तो सेल फिर भी कर सकता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या करेगा, एनएरोबिक पाथवे पे जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो अब जब सेल के पास एनएरोबिक पाथवे के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता तो सेल एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस करवाता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है ना, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन शुरू हो गया क्योंकि एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। अब एसिडोसिस के कारण क्या होता है, टिश्यू का पीएच कम होता है, जिसके कारण आर्टीरियल्स डायलेशन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, जब भी पीएच कम होता है ना तो आर्टीरियल्स डायलेट करते हैं। जब भी पीएच कम होता है आर्टीरियल्स डायलेट करते हैं, ये बात आप दिमाग में रखना कि जब भी पीएच कम होएगा ना तो आर्टीरियल्स डायलेट करेंगे। अब आर्टीरियल्स डायलेशन शुरू हो गया, ठीक है। और क्या हो रहा है, पेरिफेरल पुलिंग ऑफ ब्लड इनटू माइक्रो सर्कुलेशन, जो ब्लड है वो माइक्रो सर्कुलेशन में पूल्ड अप हो रहा है। अब आर्टीरियल्स डायलेट हो रहे हैं, ठीक है, और साथ में पुलिंग हो रही है ब्लड की, जिसके कारण क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। बेसिकली इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया और कार्डियक आउटपुट भी कम हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इनके कारण जब क्या होता है, कार्डियक आउटपुट की कमी होती है और ऑलरेडी टिश्यू का पीएच कम है और हाइपोपरफ्यूजन स्टेट है, तो अब इसमें हाइपोपरफ्यूजन ऑफ एंडोथीलियल सेल, मतलब एनॉक्सिक इंजरी टू एंडोथीलियल सेल शुरू हो जाती है। सेल्स की एनॉक्सिक इंजरी है, जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनकी एनॉक्सिक इंजरी शुरू हो जाती है, जिसके कारण डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग, ये भी अपने आप में एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है। तो अपन को बेसिकली ये बातों का पता होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव शॉक में क्या होता है। तो अगर प्रोग्रेसिव शॉक की अपन बहुत कॉमन बात करें तो नॉन प्रोग्रेसिव से प्रोग्रेसिव में चला गया, जिसके कारण हाइपोपरफ्यूजन। अब हाइपोपरफ्यूजन के कारण ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, जिसके कारण लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही हो गई। अब लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन के कारण क्या हो गया, पीएच कम हो गया, जिसके कारण आर्टीरियल्स डायलेट हो गए, पेरिफेरल पुलिंग हो गई, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया। इन सब के कारण सिस्टमिक हाइपोटेंशन हो गया। और क्या हो गया इन सब के कारण सिस्टमिक हाइपोटेंशन के अलावा, एंडोथीलियल सेल्स की इंजरी शुरू हो गई। और अपन जानते हैं बेसिकली जब एंडोथीलियल सेल्स की इंजरी होगी तो क्या होगा, डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर क्लॉटिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद की अगर अपन बात करें तो इसके बाद होता है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी से वो इरिवर्सिबल फेज में जा रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि डीआईसी हो रही है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डीआईसी हो रही है, उसके कारण क्या होता है कि अब जो सेलुलर इंजरी और वस्कुलर टिश्यू इंजरी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पहले से हाइपोपरफ्यूजन था, अब क्या हो गया, अब क्लॉटिंग और हो रही है वेसल्स में। अब वेसल्स में जब क्लॉटिंग हो रही है तो ब्लड और भी नहीं पहुंच रहा, हाइपोपरफ्यूजन से भी अब ब्लड तो कम पहुंचने लग गया, जिसके कारण क्या होने लग जाती है, सेलुलर और टिश्यू लेवल की इंजरी। तो ये होता है इरिवर्सिबल फेज। हाइपोपरफ्यूजन होना अलग बात है, बट हाइपोपरफ्यूजन के बाद सेलुलर इंजरी होना अलग बात है ना। सेलुलर इंजरी का कॉज क्या है, हाइपोपरफ्यूजन का कॉज तो था सिस्टमिक हाइपोटेंशन। अब सेलुलर इंजरी का कॉज क्या है, सिस्टमिक हाइपोटेंशन तो है ही, जिसके कारण हाइपोपरफ्यूजन है। बट उसके बाद डीआईसी होने लग गई, क्लॉटिंग होने लग गई वेसल्स में। तो उल्टा, पहले तो हाइपोपरफ्यूजन मतलब परफ्यूजन कम हो रहा था, बट अब क्लॉटिंग के बाद तो परफ्यूजन और भी कम हो गया, जिसके कारण जो भी मेटाबॉलिक नीड्स हैं टिश्यू की वो नहीं हो रही फुलफिल, जिसके कारण बहुत सीवियर इंजरी हो रही है। अब इस सीवियर इंजरी के कारण क्या होता है, तो लाइसोसोमल एंजाइम का लीकेज होने लग जाता है। अगर बैक्टीरियमिक शॉक हो जाता है, मतलब बैक्टीरियमिक शॉक का मतलब ये हो गया कि बेसिकली मान लीजिए कोई इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की बहुत सीवियर इंजरी हो रही है ना, तो ये मान लीजिए आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब इंटेस्टाइन की हो रही है बहुत सीवियर इंजरी, तो उसके कारण क्या होगा, इंटेस्टाइन में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो रहते हैं, कॉलोनी फॉर्म बैक्टीरियाज, तो वो कॉलोनी फॉर्म बैक्टीरियाज पहुंच जाती है ब्लड में, वो एक अलग शॉक को शुरू कर देती है, बैक्टीरियमिक शॉक, ठीक है। बेसिकली जब इंजरी होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस। ये बेसिकली क्या करवाती है, हार्ट को अच्छे से पंप नहीं करने देती नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को और कम कर देती है। तो सब कुछ सोने पे सुहागा हो रहा है। तो बेसिकली बहुत सीवियर सेलुलर इंजरी होती है, जिसके कारण क्या होने लगता है, और एक और चीज़ होती है आपके, क्या होता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, अब सब जगह इंजरी हो रही है, रीनल में भी इंजरी होती है,
किडनी में इंजरी होती है, उस किडनी में इंजरी में क्या होता है, जो ट्यूब्यूल्स है किडनी के उनका नेक्रोसिस होने लग जाता है, जिसके कारण कंप्लीट रीनल शटडाउन हो जाता है, और बेसिकली इन सब चीज़ों के कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये था तीसरा इरिवर्सिबल फेज। यहाँ तक तो आने के बाद कुछ भी नहीं है। अगर अपन क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि क्या क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, तो अगर अपन बात करें हाइपोवोलेमिक शॉक की, तो ऑल्टर्ड सेंसोरियम, साइनोसिस, कूल क्लेमी एक्सट्रीमिटीज़। कार्डियोजेनिक की बात करें तो ओलिग्यूरिया, क्योंकि कंप्लीट रीनल शटडाउन हो जाता है, टेकिपनिया, वीक रैपिड पल्स, ये सब देखने को मिलता है। बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, कूल क्लेमी एक्सट्रीमिटीज़। इसके बारे में मैं जानने की बात आपको यहाँ बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये वाइड स्प्रेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है ना, वाइड स्प्रेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, लगभग सब चीज़ों का वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट वाइटल ऑर्गन्स। अब वाइड स्प्रेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होता है, अपनी स्किन का भी जो आर्टरी सप्लाई करती है उसका भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। स्किन की जो आर्टरी सप्लाई करती है उनके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण कूल और पेल, क्योंकि बेसिकली ब्लड ही तो रेस्पॉन्सिबल है स्किन को वार्म अप करने के लिए और स्किन को मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक कलर टाइप देने के लिए। अगर वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा तो वो पेल होएगी स्किन। ठीक है, दूसरी बात कूल डाउन हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पेशेंट है ना शॉक के, उनमें सबसे पहले कूल एंड क्लेमी पेल एक्सट्रीमिटीज़ ही देखने को मिलते हैं, सबसे पहला यही चीज़ है। बाकी साइनोसिस, क्योंकि ऑब्वियसली हाइपोक्सिया हो रहा है तो साइनोसिस देखने को मिलता है। ओलिग्यूरिया, आपका किडनी शटडाउन हो रहा है तो ये सब देखने को मिलता है, वीक रैपिड पल्स, ये सब बातें तो हमको पता है। और अगर अपन देखें तो डेथ क्यों होती है, तो सबसे पहला तो सबसे कॉमन फंक्शन है, ये क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात चल रही है, तो सबसे पहले डेथ की तो कॉज ये होता है कि जो कॉज है, मतलब बेसिकली जिस कारण शॉक हो रहा है, या तो डेथ हो जाएगी उसी से। जैसे एमआई के कारण शॉक हो रहा है तो एमआई से ही डेथ हो गई, सीवियर हिमरेज के कारण शॉक हो रहा है, एमआई के कारण कार्डियोजेनिक, सीवियर हिमरेज के कारण हाइपोवोलेमिक, है ना, तो उससे बेसिकली सीवियर हिमरेज के कारण ही डेथ हो गई। या डेथ का कारण क्या होता है, ऑर्गन डिसफंक्शन, इरिवर्सिबल फेज में जाने के बाद कार्डियक, सेरेब्रल, पल्मोनरी डिसफंक्शन शुरू हो जाते हैं, उसके कारण डेथ हो जाती है। रीनल इनसफिशिएंसी क्यों होती है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होने लग जाता है ना। जब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, जिसके कारण डेथ हो जाती है। या और बस ये बेसिकली शॉक में डेथ के कारण थे कि क्यों डेथ हो सकती है। और अगर अपन प्रोग्नोसिस की बात करें कि भाई पेशेंट की, अगर अपन प्रोग्नोसिस की बात करें तो हाइपोवोलेमिक शॉक के पेशेंट यूजुअली सर्वाइव कर जाते हैं अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के बाद। ठीक है, अगर ब्लड की कमी है तो आप ब्लड परफ्यूज़ कर दो, प्लाज्मा की कमी है तो केवल प्लाज्मा परफ्यूज़ कर दो, बॉडी फ्लूइड को वापस रिस्टोर कर दो, तो उससे हाइपोवोलेमिक शॉक के पेशेंट यूजुअली अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के बाद सर्वाइव कर देते हैं। बट जो कार्डियोजेनिक शॉक है उसके पेशेंट्स की मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट्स की मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ अपन ने बेसिकली शॉक के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लगभग अपना 50 to 60% शॉक कंप्लीट हो गया। एक और वीडियो बनेगी जो बनेगी सेप्टिक शॉक के ऊपर, जिसमें अपन सेप्टिक शॉक के बारे में सब कुछ जानेंगे, कौन उसको, क्या उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो, किसके कारण वो होता है, बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो होता क्या है वो, फिर किस कारण होता है, कैसे होता है, अपन इन सबको जानेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, उसकी क्या प्रोग्नोसिस है, उसमें क्या क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको, इसके बाद अपन वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक शॉक में तो कूल क्लेमी एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलती है, बट मैंने ये आपको बोला था कि जो सेप्टिक सोर्स है, शॉक है, वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन के कारण होता है ना। और इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले क्या होता है, वैसोडाइलेशन। इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले वैसोडाइलेशन होता है। इन्फ्लेमेशन की सबसे पहली चीज़ क्या है, वैसोडाइलेशन। तो जो भी सेप्टिक शॉक का पेशेंट है उसमें तो वैसोडाइलेशन हो रहा है, एक्सटेंसिव वैसोडाइलेशन, जिसके कारण उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो वार्म रहती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि कार्डियोजेनिक हाइपोवोलेमिक शॉक के पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ कैसे रहती है, कूल पेल, जबकि जो सेप्टिक शॉक का पेशेंट है उसकी एक्सट्रीमिटीज़ वार्म रहेगी। इसके साथ अपन शॉक का पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा from GMC Badmer. Thank you.